हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ एक माफिया लव स्टोरी को लेकर। ड्रामा बहुत ही प्यारा है। ड्रामा इज ऑल अबाउट रिवेंज एंड ऑब्सेशन और ड्रामा हमारे फेवरेट बनने का है। आई होप आपको जरूर पसंद आएगा। कहानी की शुरुआत एक चेजिंग सीन से होता है, जहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि इंस्पेक्टर जियान के फियांसी उसको किसी बड़े माफिया लीडर ने पकड़ लिया है इन डायरेक्टली किडनैपिंग, और जिस बात की वजह से पुलिस वर्सेस माफिया गैंग चल रहा होता है। बहुत बड़ा ओपन एरिया जहाँ पर ड्रामे का मेन लीड कौन जाए, इसको हम इस पूरे ड्रामे में टाई बुलाएंगे। ओ याओ को पकड़ के बैठा हुआ था। याओ इस ड्रामे की फीमेल लीड थी और जियांग अपने लोगों को मतलब पुलिस की तरफ से था, और कुन टाई जो एक बहुत बड़े माफिया गैंग का लीडर था। और तभी जियांग बोलता है तुम कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, तुम याओ को छोड़ दो। और तभी वो बोलता है नहीं, मैं इसको छोड़ने के लिए तो नहीं आया हूँ, मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। और तभी वो बोलता है, तो जो याओ थी वो बोलती है ये बात सच है कि हमारे पेरेंट्स ने शादी की है, लेकिन मैं कभी भी तो मैं अपना भाई नहीं मानूंगी। तभी टाई हंसता है और वो बोलता है पर मैंने बोला भी नहीं कि तुम मुझे अपना भाई बोलो, क्योंकि तुम तो मेरी उम्र हो और मैं यहाँ से तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, ऐसा वो बोलता है। और तभी जियांग बोलता है कोई भी बेवकूफ़ी मत करना, छोड़ दो याओ को। तभी वो बोलता है इंस्पेक्टर साहब भूल गए, रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं, तो मुझे रूल्स मत सिखाओ क्योंकि मुझे रूल्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। और फिर वो बोलता है एक भी गोली चलाओगे तो तुम्हें सरकार को हिसाब किताब देना पड़ेगा, मुझे देने की जरूरत नहीं, ना ही मुझे रूल फॉलो करने की जरूरत है। और आज मैं अपने मन को लेके जा रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो उसे उठा के लेके चला जाता है हेलीकॉप्टर में। ओके, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे लॉक करता है। तभी जो याओ थी वो बोलती है तुम मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकती, और उसके बहुत क्लोज जाके बोलता है याओ अगर हम जिएंगे भी साथ में जिएंगे, मरना है तभी साथ में मरेंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे क्योंकि तुम तो मेरी बन चुकी हो, तुम मुझसे बच चुकी हो, ऐसा वो बोलता है। एंड देन अगेन वो उसके बहुत क्लोज जाता है। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक फ्लैशबैक था, जहाँ पर राय था उसको मैसेज आया हुआ था, उसकी मॉम ने ये बोला हुआ था कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। और तब उसे पता चलता है उसकी मॉम ने किसी के साथ तो मैरिज की हुई थी। इस बात की वजह से उसे कुछ फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं जहाँ पर टाई भाग रहा होता है और या वो गाड़ी चला रही थी, शायद उसने उसे टक्कर मारा था, कुछ तो था क्योंकि इनका इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद कुछ घबराया हुआ था टाई और वो बोलता है वेलकम टू हेल याओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले सीन, जहाँ पर आज जो याओ थी वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे होती है, केक रखी होती है। बाद में पता चला इसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी मॉम को याद कर रही थी, और ये पेड़ उसकी मॉम और उसने साथ में लगाया हुआ। या बहुत सैड थी, तभी उसके पापा उसे कॉल करते हैं और तुम ये सब कुछ क्यों करे, मुझे परेशान करना बंद करो ना, प्लीज वापस आ जाओ। बाद में पता चलता है वो अपने डैड से भाग के आई थी, और इस बात की वजह से जो टाई की मॉम थी उसने उसे मैसेज किया हुआ था कि ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है और प्लीज उसे ढूंढ के लेके आओ। और हमें दिखाया जाता है मेन जो याओ थी वो बोलती है डैड आज मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और आप तो उस टाइम पर आप किसी और के साथ शादी कर रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपकी शादी में कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए आऊँगी। कभी ने फ़ोन को काट देती है। तभी कुछ लोग आते हैं और याओ जो है उसको किडनैप करके लेके चले जाते हैं। वो बोलते कि ये लड़की तो बहुत प्रिटी है, लगा नहीं था इतनी प्रिटी होने वाली है। तभी जो याओ थी डरी हुई थी, वो सो फैमिली की डॉटर थी और रिच भी थी, सबको पता था इससे क्या कर लिया जा सकता है। तभी एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, गाड़ी से एंट्री रहता है चाय चाय। वहाँ पर आने के बाद दिखाया जाता है वो लोग पहले बोलने लगते कि तुम कौन हो और हमारे बीच में मत पड़ो, इस लड़के को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तभी चाय उन लोगों को बोलता है क्या सच्ची में तुम लोगों को लगता है मेरे रहते तुम लोग इसको कुछ कर सकती हो? तभी एक बंदा उसके पास जाता है, उससे लड़ने वाला था। टाई उसे एक ही बार में गिरा देता है। उसके बाद दूसरा बंदा उससे पहचान लेता है, वो बोलने लगता है मास्टर आप। और तभी पता चलता है एक उनका बहुत बड़े माफिया गैंग का लीडर था, और वो बोलता है हमें पता नहीं था कि ये आपकी बनती है, माफ़ करो सर, माफ़ करो, प्लीज़ जाने दो बोल के रहम की भीख मांगते हुए वहाँ से वो चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है याओ के पास टाई जाता है, उसके बंधे हुए रस्सी को खोलता है। याओ उसे थैंक यू बोलती है और तभी वो बोलता है तुम स्ट्रेंजर के लिए इतनी काइंड कब से बन गई याओ?
तभी वो बोलती है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तभी वो बोलता है जहाँ तक मुझे पता है तुम स्ट्रेंजर की कभी मदद नहीं करती। और तभी यहाँ को फ्लैशबैक याद आता है 5 साल पहले, जब वो रात को गाड़ी चलाते हुए जा रही थी, वो रेडियो में ये सुन रही होती है कि कोई तो एक क्रिमिनल है जो भाग चुका है पुलिस से, और वो जेल के ड्रेस में था। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है टाय जो है उसकी गाड़ी से टकराता है और उसे बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। याओ को ऐसा लगा ये वही क्रिमिनल है जिस बात की वजह से वो पुलिस को बुलाकर उससे पकड़वा देती है। यानी ऐसे ही इनका फ्लैशबैक था अभी प्रेजेंट में। याओ उसे पहचान लेती है, वो थोड़ा पीछे हटती है, तभी वो उसे बोलता है हाँ याओ तुम कैसे कब से इतनी काइंड बन गई जो स्ट्रेंजर को थैंक यू बोलने लगी। वो बोलती है तुम आई थिंक मैं तुम्हें नहीं जानती। मन ही मन में वो पहचान चुकी थी, लेकिन सी वॉज प्रिटेंडिंग कि मैं इसको नहीं जानती ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वो उससे बोलता है बहुत बदल चुकी हो तुम। तभी वो बोलती है मस मुझे क्या लगता है ना कि कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें नहीं जानती, हम दोनों पहली बार मिले और मैं अपने शेवियर को एज एन अच्छी इंसान होने के नाते से थैंक यू तो बोल ही सकती हूँ ना, राइट? ऐसा वो बोलती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। टाई कुर्सी में बैठता है और वो बोलता है चलो अब शिकार खेलना शुरू। और वो एक एविल सी हंसी हंसने लगता है। वो घर पे आती है थोड़ी घबराते हुए, और तभी वो अपने पापा को बोलती है पापा मुझे आपसे बात करनी है। वो लंगड़ाते हुए आई थी तो उसके पापा बोलते हैं तुम ठीक हो ना? वो बोलते हैं हाँ पापा मैं ठीक हूँ। आपको पता है 5 साल पहले वो स्मगलर जिसको मैंने जेल पे भेजा था, वो तभी वहाँ पर दिखाया जाता है। चाय आता है स्विमिंग पूल से बाहर, और पता नहीं इसको क्या शौक है अपनी बॉडी दिखाने के, हर वक्त दिखाते रहता है बॉडी। वो बोलता है शायद ये मेरी छोटी सिस्टर है ना। और तभी वो उसे देखकर शौक में वो बोलते हैं डैडी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वही है जिसको मैंने 5 साल पहले। तभी बोलते मुझे पता है बेटा, पहले मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी, आज जो भी हुआ एक्चुअली याओ सैड और अपसेट इस बात की वजह से थी क्योंकि उसकी मॉम के डेथ एनिवर्सरी के डे पर उसके डैड मैरिज सर्टिफिकेट साइन करके नई मॉम लाए थे और एक पार्टी दे रहे थे। वो बोलते ये तुम्हारी आंटी है और मुझे माफ़ कर देना आज जो भी हुआ उसके लिए, और ये तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, तो आज के बाद इससे ऐसे बात मत करना, थोड़ा रिस्पेक्ट दो क्योंकि उम्र में तुमसे बड़ा है। वो बोलते डैड आप क्या बोल रहे हो? तभी वो बोलते हैं हाँ बेटा, और आंटी उसे सॉरी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, वरना कभी भी आज वाला इवेंट ना रखा जाता, हमने कैंसिल कर दिया है, प्लीज़ माफ़ कर देना, और अब तो हम लोग फैमिली है ना। तभी टाई जो है उसके पास आके बोलता है कि आई नो 5 साल पहले मैंने जो किया था उसको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं बदल चुका हूँ और आई होप मेरी छोटी सिस्टर मुझे माफ़ ज़रूर कर देगी, ऐसा वो बोलता है। तभी जो याओ थी वो बोलते हैं क्रिमिनल लोग कभी बदलते नहीं है। डैड बोलते हैं बेटा इसने जो किया वो पुरानी बात है और अभी चीज़ें बहुत बदल चुकी है, अब तो हम फैमिली मेम्बर्स हैं ना, अरे सही रास्ते पे आ चुका है, तुम टेंशन मत लो, कोई भी ऐसी पुरानी चीज़ें हमें हर्ट नहीं करेगी, और आई होप तुम फैमिली में सबको खुश रहने का, एक सुकून से रहने का मौका ज़रूर दोगी। डैड इनडायरेक्टली ये बोल रहे थे कि प्लीज़ कोई परेशानी क्रिएट मत करना। तभी जो यावती वो बोलती है नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं, और मैं यहाँ पर ऐसे लोगों को कैसे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर सकती हूँ, एक क्रिमिनल को। तभी टाई आता है और वो बोलता है आई नो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है मुझे एज एन अपना फैमिली मेम्बर एक्सेप्ट करना, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि मेरी छोटी सिस्टर मुझे एक्सेप्ट करे और मैं उसकी आंखों में एक अपने लिए भरोसा जगा पाऊँ। वो उससे बोलते हैं कभी भी नहीं, ऐसा बोलकर उसके बाद वो अंदर की तरफ जाती है। मन ही मन में सोचती है मैं तुम्हारी असलियत तो जरूर सबको दिखाऊंगी। उसके बाद वो वहाँ पर अंदर जाकर टाई के सामान को चेक करने लगती है ताकि वहाँ पर कुछ तो मिले उसे, लेकिन वहाँ पर उसके पीछे आके बोलता है कुछ ढूंढ रही हो बहना? डाउट डरती है। उसके बाद उस सोफे में मतलब वो डर के मारे पीछे हटती है। वो बोलता है सिस्टर ये ढूंढ रही थी, मेरे पास तुम्हारे कुछ है सरप्राइज बोलकर वो एक फोटो दिखाता है जहाँ पर वो जेल पे था। वो जेल होता है ना कैदी नंबर समथिंग बोलकर एक फोटो खिंचाया जाता है। वो बोलती है मुझे पता है तुम नहीं बदले, तुम आज भी वही हो एक ब्लडी क्रिमिनल, और मैं तुम्हारी सच सबको बताऊंगी और तुम मेरे फैमिली में नहीं हो सकती। वो बोलता है मुझे पता है और मुझे परेशान करो, मुझे बहुत मजा आता है ऐसे लोग जो मुझे परेशान करते हैं। तुम्हें क्या लगता है जितना तुम परेशान होगे उतना मुझे मजा आएगा तुम्हें परेशान करने में, है ना सिस्टर? ऐसा वो बोलता है। वो बोलते हैं मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी, और तभी वो बोलता है ये सब कुछ ना तुम्हें पहले सोचना था, तुम मेरी लाइफ को ऑलरेडी बिगाड़ चुकी हो। वो बोलते वो तुम्हारा फल था। वो बोलते नहीं तुम्हारा मतलब मेरा नहीं, तुम्हारा फल था, तुमने मुझे जेल भेजा था, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हुई है। अब तो नहीं, अब
वेलकम टू माय हेल्थ सिस्टर। तुम्हारा ना मैं जीना हराम कर दूंगा। तुम जो सोच ना सको वो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ मैं। वो उसकी क्लोज जाती है, उसके बेल को खोलती है और वो बोलती है क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। बड़े खतरनाक तरीके से बोलती है। वो रुक जाता है, वो बोलता है तुम्हें वो सब कुछ करना है जो मैं बोलूँगा। उसके बाद उसे सभी की तरफ अपोजिट तरीके से पुश करती है और उसके बाद वो बोलती है अगर तुम्हें खुश करके मुझे जाने का मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट, आई शुड आल्सो ट्राई। मुझे भी अच्छा लगेगा अपने बिग ब्रदर को खुश करने में। वो उसके बहुत क्लोज गया था, उसको बेल्ट से बांध देती है और वो बोलती है लेकिन लेट मी मेक यू क्लियर, मुझे कोई शक नहीं तुम्हारे इस गेम में इंटरफ्रेंस करने का या फिर इस गेम में इन्वॉल्व होने का। सो एक्सक्यूज मी बोल के वहाँ से वो चली जाती है। टाई हंसने लगता है, एक इविल और डेविल सी हंसी होती है ना, वो देने लगती है। वहाँ पर आंटी आती है और उसके बाद वो उसे उसकी मॉम का फोटो देती है, फोटो फ्रेम, और वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं पाऊँगी लेकिन तुम्हारे गलत टाइम पे देने के लिए माफ़ करो बेटा, इसको तुम रख सकते हो बोलकर देती है। वो बोलती है आंटी मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो बोलते हैं कि पर तुम्हें मेरे बेटे से दिक्कत है मुझे पता है, लेकिन ट्रस्ट मी बेटा वो बदल चुका है। तभी वो बोलते हैं आंटी मैं आपको टारगेट करना नहीं चाहती लेकिन मुझे कुछ चीज़ें बता सकते हो। वो बोलते हैं क्या। तभी वो बोलते हैं कि आपका बेटा जेल से आने के बाद क्या कर रहा है, मतलब क्या काम करता है, ये क्या कुछ तो होगा ना स्टेटस। तभी वो बोलती है वो कोई बहुत बड़ा कंपनी है जिसमें ड्राइवर और बॉडीगार्ड का काम करता है। वो बोलती है क्या। तभी वहाँ पर टाई आता है और बोलता है मॉम अंकल आपको बुला रहे हैं। वो चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याव थी वो टाई को बोलती है कि मुझे लगा ही था कि तुमने अपनी मॉम को भी झूठ बोला ही होगा, अपनी मॉम को भी चली बोली वाली आंटी को भी तुमने अंधेरे में रखा हुआ है। तभी वो उससे बोलता है वो तो मुझे पता है सिस्टर कि मैंने अपनी मॉम को केस में रखा है या फिर किस में नहीं, लेकिन आई लाइक योर स्टबर्ननेस, कितनी जिद्दी हो ना, कितनी ढीठ हो, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। तो हालांकि मेरी मॉम को मेरा काम ना पता हो लेकिन तुम्हें तो पता है ना, और तुमसे कुछ छुपा नहीं है, तो इस टाइम पे तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ करने में बड़ा मजा आता है। उसके पास जाता है, उसे चाकू दिखाती है, बोलती है सोचना भी मत। वो बोलता है ऐसे सड़ियल और अकड़ लड़के ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जितना तुम अकड़ दिखाओगे, जितना स्टबर्ननेस दिखाओगे, उतना ही मुझे खेलने में भी मजा आएगा। मैं तो डर गया, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है याओ, एक चाकू रखोगे हमें, डर जाऊंगा। तभी कोई तो बंदा आता है जो कोई और नहीं, जियांग ही था। जियांग उसके सर पर बंदूक रख के बोलता है बंदूक से तो डरोगे ना। और तभी वो उसे देखता है और उसके बाद उसके हाथ से बंदूक छीन के उससे ताकता है। ओ उसे देखने के बाद जियांग बोलता है टाई तुम। तभी फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर पहले जब टाई नॉर्मल था, उसका सपना था आर्मी में जाने का, और उस टाइम पे वो एक एक्सीलेंट ट्रेनी हुआ करता था, और उस समय पर जियांग और टाई साथ में काम किया करते थे। साथ में वो लोग मतलब पुलिस एकेडमी में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। एक्सीलेंट, हर चीज़ में एक्सीलेंट था। अगर टाई नंबर 1 था तो नंबर 2 पे जियांग था। उसे बोलता है टाई तुम यहाँ पर। और तभी यह बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जियांग बोलता है हाँ ये मेरा तो बैचमेट था, तुम्हें पता है जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे इतना एक्सीलेंट था, सब लोग बोलते थे कि ये हमारे कंट्री के लिए एक प्राउड फील करवाएगा। वो बोलता है क्या। तभी वो मन मन में सोचती कि यकीन नहीं आ रहा। तभी जो टाई था वो बोलता है ओ मेरे पुराने दोस्त मिले। और तभी वो बोलती है हाँ। और तभी याओ को वो बोलता है क्या तुम इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे कि मैं कौन हूँ। तभी याओ जियांग के पास आके बोलती है ये मेरे डैड की नई वाइफ का बेटा है। वो बोलते क्या टाई तुम 5 साल तक कहाँ गायब हुए थे, मैंने सुना था कि कुछ। तभी वो बोलता है पास इज पास ब्रो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर अलग जगह पे जहाँ पर टाई और जियांग होते। जियांग उसे बोलता है तुम एक्सीलेंट थे और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने सुना कि तुम जेल चले गए थे कुछ गलत सलत करने की वजह से। तुम्हें पता है ना तुम कितना बेस्ट हुआ करते थे, तुम सबको इंस्पायर करते थे, मेरे तो तुम इंस्पिरेशन थे टाई, तुमने अपने फ्यूचर को इस तरह से खराब क्यों किया। वो बोलता है किस्मत की बात है ना, जरूरी नहीं हर बार तुम सिक्के को उछालो तो उस टाइम पे तुम्हें हेड ही आएगा, कभी कभी टेल भी आ सकता है। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हाँ मेरा सपना था कि कंट्री को सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं भी कुछ और तरीके से, या फिर आज मैं जो लाइफ जी रहा हूँ मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। यंग होता है लेकिन फिर भी तुम एक वो लाइफ जी रहे हो जिसमें तुम्हें कोई रिस्पेक्ट करने को नहीं है, कोई तुम्हें प्यार से नहीं दिखेगा, कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा। वो बोलता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती जिया,
तो इट्स बेटर अभी के लिए यही रहो। और हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से तबाह किया है। जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे प्राउड फील होता है। एंड डोंट वरी ब्रो, एवरीथिंग विल बी फाइन। और मैं अपने पास्ट को भुला चुका हूँ, तो इट्स बेटर कि तुम ही मुझे याद मत दिलाओ कि मेरे साथ उस टाइम पे क्या हुआ था। ऐसा वो बोलता है। जियांग बोलता है डोंट वरी, अगर कुछ मदद चाहिए तो ज़रूर बोलना। ऐसा हो याओ ने जियांग को बोलकर टाई के बारे में पता करने के लिए बोला हुआ था, और वो टाई की बातें याद कर रही थी कि उसको शाम को किसी तो होटल में डिनर डेट के लिए जाना है, कोई बहुत बड़ी वेडिंग पार्टी है। और वो ये भी उसे बोल रहा था कि अभी टाइप वैसा नहीं है जैसा मैं उसको जानता हूँ, तो आई थिंक इट्स बेटर हम जल्द से जल्द चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और हम अपना वेडिंग डेट भी अनाउंस करें। बेचारी परेशान थी। सोचते सोचते तभी वापस टाई आ जाता है। टाई को देखने के बाद वो गुस्से में वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बेशर्म इंसान, शर्म नहीं आती किसी लड़के के रूम में। वो बोलता है क्या हो, तुम कौन सा ट्रिक खेले मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है ये सारे छोटे मोटे ट्रिक्स मुझ पे काम करने वाले हैं? जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा फियेंसी सो कॉल्ड एक मामूली सा इंस्पेक्टर है, तो तुम्हें लगा वो मेरे बारे में बहुत कुछ पता करेगा, इतना तो कैपेबल ही नहीं हो। और तभी वो उससे बोलते मेरे कपड़े दो मुझे। उसके बाद वो उसे कपड़े पास करता है और उसके बाद वो जाने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग आता है। जियांग बाहर कमरे के साइड पे था। अब ऐसा था ना, वो उसके वॉशरूम में घुस चुका था और उसके फियेंसी के साथ ऐसे देख तो नहीं सकता था, इसी बात की वजह से याओ जब यहाँ पर जो टाई दरवाज़ा खोलने वाला था, दरवाज़ा को रोक लेती है। उसके बाद जो टाई था वो याओ के बहुत करीब जाता है। वो बोलता है अगर तुम्हारी फियांसी ने से तुम्हें मुझे देखा तो क्या सोचेगा, बेचारा इंस्पेक्टर का तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, दिल टूटेगा बेचारे का। बाप यंग था, वो बोल रहा होता है कि शाम को क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पे जाओगी? वो बोलती है हाँ हाँ जाऊंगी मैं, कोई बात नहीं। और तभी वो उससे बोलता है और तुम कितना टाइम लगाओगे? आज एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलती है वो एक्चुअली, लेकिन वो उसके बहुत करीब था और उसे कौन में बोलता है उसे भगाओ यहाँ से, वरना अगर देखेगा बहुत बुरा लगेगा उसे। वो बोलती है मेरा पैर में चोट आया हुआ है तो मैं थोड़ी देर में निकलूंगी, तुम जाओ मैं मिलती हूँ तुम्हें शाम को। ऐसा बोलता है, बोलती है तो चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है याओ बोलती है ये क्या बदतमीजी था। वो बोलता है तुम उसके साथ शादी करने वाले मुझे बताया नहीं, और तुम उससे इतना प्यार करती हो, क्या क्या जानते हो तुम उसके बारे में? क्या बताए वो क्या है, कैसा है, तुम उसको कब से जानती हो? और उससे बोलते कि जैसे भी जानती हो जो भी हो वो सबसे अच्छा है, एटलीस्ट तुमसे तो फार बेटर है, यू आर जस्ट ब्लडी क्रिमिनल, और वो एक अच्छा इंसान है। वो बोलता है वो सब कुछ तो ठीक है सिस्टर, लेकिन तुम्हें एक चीज़ तो बताना ही भूल गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, यू जस्ट ओनली बिलोंग टू मी। तो आप रेडी हो जाओ। ओपन केस कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी या फिर मैं तुम्हारी बनूंगी? वो बोलता है मुझे तुम बने, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, जस्ट वेट एंड वॉच किस तरह से तुम मेरी बनोगे। ऐसा बोल के उसे बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। बाद याओ रेडियो के जा रही होती है और तभी टाई उससे बोलता है छोड़ दो क्या बहना। उसे इग्नोर मार के निकलती है। एक बहुत बड़ा होटल था, दिखने में काफ़ी एलिगेंस भी था। और यहाँ पर जियांग याओ को इसलिए लेके आया था क्योंकि वो चाहता था कि उन्होंने की शादी इसी होटल के वेन्यू में हो, तो उसे होटल भी अच्छा ही लग रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, यस होंटाई जो अपने लोगों के साथ आया हुआ है। और उसे लोग जिस तरह से गार्ड कर रहे थे एक लीडर की तरह, सब लोग इसे देख के ले जाते। जियांग और याओ भी खुद शौक में। यांग जो होता है ओ उसे कुछ बोलता है उससे पहले ही क्या ही बोलता है, ये होटल कुछ बेसिक नहीं लग रहा, कोई भी आ जाते हैं ऐसा बोल के जियांग और याओ के बीच से वो निकल के थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद जो जियांग था वो बोलता है तुम छोड़ो वो बात, एक्चुअली मैं 3 साल के अंदर यहाँ, वो बोलता है 1 साल के अंदर मैं यहाँ पर शादी के लिए वेन्यू बुक करने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें एक बार तुमसे कंफर्म करने के लिए भी तुम्हें यहाँ पर लेके आया था। आज दूसरे की शादी अटेंड करनी नहीं, हम अपने लिए फ्यूचर प्लान करने आए थे। वो कुछ बोलती उससे पहले वहाँ पर मैनेजर आता है और बोलता है सॉरी सर, आपने जो बोला 1 साल के अंदर शादी के लिए बुकिंग करनी है, लेकिन ये होटल में 3 साल तक जो भी वेटिंग है सब बुक हो चुका है, तो 3 साल तक तो कोई चांस नहीं है। बोले क्या, आप लोग क्या बोले? तभी बोलते हाँ तभी जो टाई था उसकी तरफ याओ गुस्से से देखती है। टाई अपने बंदे को बोलता है लगता है इंस्पेक्टर जियांग को कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम पड़ा हुआ है उसके लाइफ में, तो एक काम करो उसे ड्यूटी का एहसास दिलाओ। वो किसी को कॉल करवाता है और हमें दिखाया जाता है टाई जो होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं इसके एसोसिएट होटल्स तो होंगे ना, होते हैं ना एक होटल के बड़े बड़े ब्रांचेस, तो उनमें से किसी में कर देंगे। तभी मैनेजर बोलता है नहीं सर, ये होटल है किसी बड़े रिच पर्सन ने खरीद लिया है, तो उन्होंने बोला हुआ है कि
आपकी शादी यहाँ पर नहीं हो सकती, या फिर आपकी मे बी इस शहर में जितने भी होटल्स हैं उन्हीं के अंडर आने वाले हैं, तो आपकी शादी कहीं भी नहीं हो सकती। यार वो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो टाई को घूर के खून करेगी ऐसे देख रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग था वो याओ को बोलता है मुझे यहाँ की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही, चलो याओ यहाँ से। तभी उसे कॉल आता है और कॉल में ये बोला जाता है कि जल्दी ब्यूटी को वापस आ जाओ। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांग उसे बोलता है डोंट वरी, वेडिंग वेन्यू को लेकर मैं सॉर्ट कर दूंगा, तुम टेंशन मतलब कोई भी एरा गैरा आके हमारा सपना खराब नहीं कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर कोई तो लड़की आती है जो टाई को बहुत अच्छे से जानती है। यस में भी इस ड्रामे की फीमेल लीड है जिसको याओ देख लेती बात। वो सोचते हैं ये कौन है, लेकिन जिस तरह से वो लड़की बात कर रही थी इसका नाम है लेले। और वो सोचती है शायद इसकी गर्लफ्रेंड है, थोड़ा काम भी करती है। उसके बाद उसके पास आती है और बोलती है हाय तुम इसकी दोस्त हो ना, और इतनी प्यार से बात कर रही होती है टाई के साथ जो देखकर लेले को अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है ये कौन है और तुम्हें ऐसे कैसे जानती है। तभी याओ बोलती है तुमने बताया नहीं, और इनफैक्ट टाई जो कॉफी पी रहा था उसी को पीने लगती है और ऐसा दिखाती है कि दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज है। टाई तो मजे ले रहा था। टाई बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ये मेरी स्टेप सिस्टर है याओ, और हाँ काफी प्रीति है। तभी लेले बोलती है तुम दोनों भाई बहन जैसे रिलेशनशिप में तो लगते नहीं हो, क्योंकि भाई बहन वाली को तो कोई भाई भी नहीं है तुम दोनों के बीच में। ताई बोलता है अच्छा तो बताना हम क्या लगते हैं, हम दोनों को देख के क्या लगता है कि हम दोनों सिबलिंग्स से, या फिर वो चुप हो जाता है। और तभी याओ को गुस्सा आ रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मैनेजर आता है और बोलता है बॉस ये लो आपका आपने होटल को खरीद लिया है और 3 इयर्स तक जो यहाँ पर रिजर्वेशन होने वाले वो सब कुछ आपने खरीद लिया है ना, तो इसका मेन ब्लैक कार्ड। तभी वो पकड़ता उससे पहले याओ बोलती है थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत बड़ी गिफ्ट दी और मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी मैरिज को सक्सेस बनाने में कामयाब करूंगी और यहीं पर मैं शादी करूंगी, मेरा आपसे चैलेंज रहा बोल के बाय बोल के चली जाती है। ओ नीचे जाती है और तभी वो रियलाइज करती है वो तो कार की चाबी भूल ही गई थी। बोल दे ना थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए कभी कभी, और ओवर कॉन्फिडेंस में काम खराब होता है। और यहाँ पर याओ ये चीज कर चुकी थी, लेकिन वो इससे पहले के ऊपर जाती है वो देखती है टाई तो उसके तरफ ही आ रहा होता है। उसके बाद वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है मैंने तुम्हें एक बार बोला था यू आर माई उम, तो उस टाइम में मुझे तो देखना पड़ेगा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। उसे चाबी दिखाता है, वो चाबी लेने वाली थी उसके क्लोज जाता है। वो उससे बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना मैं तुम्हें अपने पैर में पड़वा दूंगा। और तभी वो बोलती है अगर ना कर पाए तो। तभी वो बोलता है तुम जो बोलोगी वो करूँगा। ये सुनने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है कुछ वक्त है, टाइम दे रहा हूँ, उस टाइम तक तुम मेरी बन के रहोगी। अगर नाम नहीं बना पाए तुम्हें अपना तो उस टाइम पे ये जान लेना कि वो बोलता है कि अगर तुम्हें मैं अपना ना बना पाए तो उस टाइम पे मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। जो यहाँ का कंडीशन था अगर तुम्हें मैंने जियांग से अलग करने में कामयाबी दिखा दी तो उस टाइम पे तुम मुझसे आके माफ़ी मांगोगी और ये बोलोगे कि तुम गलत थे 5 साल पहले। ऐसा वो बोलता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। उसके बाद देखती है या उसके डैड टाई के साथ अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे थे और यह चाहती नहीं थी कि वो इस बात पे इन्वॉल्व हो, मतलब वो चाहती ही नहीं थी। इस बात की वजह से अपने डैड को बोलती है डैड ये सब चीज़ें मैं हैंडल कर सकती हूँ और आपको किसी बाहर वाले लोगों को इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। डैड बोलते हैं अभी तो ये हमारी फैमिली का मेम्बर है। तभी हमें दिखाया जाता है या जो होती है वो बोलते हैं डैड आप टेंशन मत लो मैं हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी डैड को कॉल आता है और या हंसती है बोलते हैं सॉरी तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। और वो उससे बोलता है तुम्हें लगता है सिस्टर तुम ये सब कुछ करके कामयाब हो पाओगी नहीं। वो अपने पास खींचता है उसे, वो बोलती है क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है कुछ नहीं मैं तो अपनी सिस्टर को सब कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें डैड इस हालत में तुम्हें मुझे देखे तो क्या होगा। और ये बोल के उसके ईयर के साइड पे बाइट करने लगता है। या वो बोलते मैं तुम्हारे फेस में जो नकाब है एक अच्छाई का उसको उतार के रहूंगी और डैड के सामने साबित करूंगी यू आर जस्ट अ ब्लडी क्रिमिनल। वो बोलता है मैंने तो बोला है करो, तुम ही लेट कर रही हो और बस तुम बोलते रहते हो करती तो कुछ नहीं हो। बोलता है और तभी डैड का फोन बंद होता है और वो इधर की तरफ देखते तब तक दोनों नॉर्मल हो चुके थे। डैड बोलता है अंकल सिस्टर बहुत अच्छी है एंड आई एक्सेप्टेड अपोलॉजी, कोई बात नहीं दोनों भाई बहन में गलतफहमियां तो होती रहती है बोलकर वो उससे ऐसे चिढ़ाने लगता है। देखती है रात को जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो जो
गुंडा था, गाड़ी लेके गया और सोचती है इसको तो मैं आज एक्सपोज करके रहूंगी। उसके बाद उसको फॉलो करने लगती है एंड वी नो कि गुंडा कितना स्मार्ट है, वो समझ जाता है उसे फॉलो कर रही है। इस बात की वजह से वो उसके नजरों से गायब होता है। अब याओ अपना माथा पकड़ने लगती है कि कहाँ गया ये बंदा, और तभी वो पीछे से लाइट बालता है और गाड़ी से निकलता है और खिड़की में आके बोलता है अरे लॉस्ट बेबी। वो शौक में उसे पता नहीं चलता कि वो पकड़ में आ चुके हैं। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है, अंदर बैठता है, उसको सीट चेंज करवाता है और उसके बाद सीट बेल्ट बांध देता है और उसके बहुत करीब था। वो डरी थी वो क्या करने वाला है। वो बोलता है डोंट वरी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी दुनिया देखनी अंदर से देखनी है, डिटेल में देखनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम स्वीट हार्ट, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद उसे लेके चला जाता है क्लब पे। वहाँ पर काफी बढ़िया सेटअप था। याओ वीडियो बनाने लगती है। वहाँ पर जाके सब लोग पहले तो टाई को ग्रीट करते हैं जो उसके लोग थे, और ओ याओ की तरफ देखता है तो उस टाइम पे सब लोग भाभी बोलकर उसको भी ग्रीट करती है। वो बोलती है स्टूपिड इंसान। तभी वो बोलता है तुमने तो बोला था तो मुझे अपना भाई नहीं मानती तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। और तभी वो बोलता है कि आयुष्य तुम अंदर जाना चाहती हो। वो बोलते हैं हाँ मैं डरती नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर उसका बंदा आके बोलता है कि सू फैमिली यानी कि याओ जो है उसकी फैमिली का जो भी बिजनेस है उसके बारे में कुछ बात करने लगता है। याओ को लगता है ये मेरे फैमिली के बारे में क्या जानना चाहता है। अंदर वो उसे लेके जाता है। वहाँ पर टाई कितना रूथलेस था, किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की ट्राई करता है। जब वो उसे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं देता तो उस टाइम पे उसकी हड्डी पिट्टी टाइट करता है और वो अपने आप को स्किप करने के लिए याओ को स्टेज बनाने की ट्राई करता है। वो भी ओप नहीं करता। याओ काफ़ी डर गई थी और इस चक्कर में होता है कि याओ के गले पे थोड़ी सी चोट आई थी। टाई बाद में उसके चोट को देखता है और घर पे जाने के बाद अभी देखा जाता है याओ पापा पापा बुला रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं तो टाई बोलता है एक्चुअली मैंने उन दोनों को हनीमून पे भेजा है। वो बोलते क्या पागल हो क्यों। तभी टाई बोलता है अब तुम्हें तुम्हारे बाप की खुशी की पड़ी नहीं लेकिन मुझे अपनी मॉम की खुशी की बहुत पड़ी है। तो उन दोनों ने शादी कर ही ली, लाइफ को रिस्टार्ट करने के बारे में सोच ही लिया, तो क्यों नहीं भेज सकता हनीमून में। तो अच्छा बेटा हो तुम, अच्छी बेटी ना हो। वो फर्क नहीं पड़ता। तभी वो उससे पीटने वाली होती है हाथ से, उसे पकड़ता है। दोनों एक दूसरे के भाव में मतलब एक फिल्मी सा सीन। याओ शौक में कुछ तो हुआ याओ के बॉडी में, कुछ तो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया जो उसे अजीब लग रहा था। और तभी टाई उसे बोलता है हिलो मत गिरोगी। उसके बाद वो ध्यान से उसकी चोट को देखता है और आपको अजीब लग रहा था। उसके बाद वो उसको उसके गाल को टच करता है और लिप्स को टच करता है। और उस टाइम पे टाई जो होता है उससे बोलता है तुम ना बिल्कुल जंगली बिल्ली की तरह हो, अपना ख्याल तो रख ही नहीं सकती। उससे बोलती है मुझे तुम्हें कोई बकवास नहीं सुननी। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है अंदर। वो बैठती है, उसके दिमाग में टाई की हरकतें ही घूम रही होती है। पता नहीं क्यों आज उसे अच्छा लग रहा था, बाद में अपने आप को सही करती है और अपने डिलीजन वाली लाइफ से नॉर्मल में आती है। बोलती मैं अपने भाई की परमिशन नहीं सोच सकती। उसके बाद वो ऊपर वाले माले में होती है, नीचे वो टाई को किसी के साथ पिंजस फील करते हुए सुनती है और वहाँ पर बार बार सू फैमिली बोले जा रहा होता है। और तभी वो नीचे आती है और बोलती है तुमने मेरे डैड के साथ अपनी मम्मी की सेटिंग इसलिए की क्योंकि तुम्हें मुझसे रिवेंज लेना था ना, मेरी फैमिली को बदनाम करना था, बर्बाद करना था, क्योंकि मैंने तुम्हें जेल भेजा। तुम यहाँ से जाओ, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं। वो बोलते मुझे सच बताओ टाइम, मुझे सच जानना है, मेरी मॉम मेरे डैडी क्यों। तभी वो बोलते देखो तुम्हारे डैड या मेरी मॉम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है तो इट्स बेटर उनको दूर ही रखो। वो बोलते मुझे पता है तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो। ट्राई द ग्रेट कुंटाई जो इतने बड़े माफिया लीडर को बिलोंग करता है उसकी मुझे कमजोरी पता चली। लेट मी टेल यू क्लियरली, अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ भी किया तो उस टाइम पे मैं तुम्हारी मॉम की असलियत तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। वो बोल रहा था कि मेरी बात सुनो याओ, मेरी मॉम इस सब चीज़ में नहीं है इन्वॉल्व और उनको इन्वॉल्व भी मत करो। वो बोलते क्यों नहीं कर सकती इन्वॉल्व, जब तुम मेरी फैमिली को बर्बाद करने के लिए मुझसे बदला लेने के लिए मेरे डैड का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे डैड ने इतनी मेहनत की हुई बिजनेस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तभी ओ उससे बोलते हैं या फिर ऐसा है कि तुम्हारी मॉम और दोनों माँ बेटे दोनों मिलकर मेरे फैमिली के अंदर घुसे थे। माँ ने मेरे पापा को फंसाया और बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि रिवेंज के लिए। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बोलता है लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पहली बात मेरी माँ से दूर रहो, दूसरी बात मेरी मॉम का इन सब चीज़ों में कोई हाथ नहीं, ना इधर तुम्हारे पापा का। और सबसे बड़ी बात अगर मेरी मॉम को कुछ भी करने के बारे में सोचा या मेरी मॉम के बारे में दोबारा कुछ भी वही सी बात बोली ना तो 2 सेकंड लगेगा तुम्हारे पापा तुम्हारे बिजनेस को इस शहर से गायब करने में। उस टाइम पे तुम खोजती रहोगी, ना ही तुम्हारा सो कॉल्ड इंस्पेक्टर फियंसी बचा पाएगा। बोल के बहुत एरोगेंटली बोलता है, क्योंकि
इस बार टाई का जो पैसेंस लेवल है वो याओ कंप्लीटली वर्किंग इन सब चीज़ों में याओ उसका पेंडेंट मतलब उसके गले से पकड़ते टाइम पेंडेंट तोड़ देती है। पेंडेंट टूटा, उसका माथा गरम हुआ, वो सीधा मुक्का मार के ज़मीन पे मतलब होता है ना वॉल पे मुक्का मारता है और बहुत इरिटेट होके वहाँ से चला जाता है। वो तो समझ नहीं पाते इतना रिया क्या उसने, लेकिन तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो ज़मीन पे वो पेंडेंट देख लेता है और वो बोलता है ये मास्टर की पापा का आखिरी निशानी था। याओ को बुरा लगता है, उसके बाद उसे सही करती है और टाई को भिजवाती है और आई एम सॉरी। उसके बाद दिखाया जाता है गाड़ी में जाने के बाद जो रियान था उसको यह पूछती है कि तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो क्या हुआ था ऐसा, मुझे कुछ बता सकते हो। वो बोलता है वो एक्सीलेंट था सब चीज़ों में, हमने साथ में ड्यूटी ज्वाइन करने की कसम खाई थी लेकिन पता नहीं 5 साल पहले ये बोला गया उसने कुछ किया है और अभी ये हाल में मिल रहा है। देखो ना किस्मत का खेल, मैं पुलिस ऑफिसर बन गया और वो एक गैंग लीडर, डाक गैंग का गैंग लीडर। वो बोलती है हाँ ये तो सच है और तभी उससे बोलता है भी आपकी शादी को इतनी ज़्यादा लेट करना नहीं चाहता तो क्या हम अपनी एंगेजमेंट डेट अनाउंस कर ले। उसे लगता है टाई से डिस्ट्रैक्ट होने का यही अच्छा ऑप्शन है तो इसलिए वो उससे हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग वेटिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाते हैं। यह तो बढ़िया खूबसूरत लग रही थी। टाई वहाँ पर पहुँचता है, दोनों को देखता है और बोलता है हाय। तभी यंग होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तभी वहाँ पर ले आती है और वो बोलते हैं कैसी लग रही हो टाइम में। वो बोलता है नॉट बैड, अच्छी लग रही हो। बाद में वो बोलते हैं तुम दोनों भी यहाँ पर, ओ हाय आओ ये तुम्हारा फियांसी, ऐसे तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। और तभी वहाँ पर जो जियांग था उसको कॉल आता है तो वो कॉल लेने के लिए जाता है और जो ले लेती है वो बोलती है मैं स्ट्रेस को फाइनलाइज करती हूँ। उसके बाद वहाँ पर टाई बोलता है कि मुझे लगा नहीं था तुम मुझसे दूर जाने के लिए इतनी भागम भागी में शादी करने के बारे में सोचोगी। अरे श्योर तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलते क्यों नहीं, वो दुनिया में सबसे अच्छा फियांसी है और सबसे अच्छा पार्टनर है तो मैं क्यों प्रेफर नहीं करूँगी। एक अच्छा गुड लुकिंग कैपेबल और सबसे बड़ी बात सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल। वो बोलते हैं वो तो मुझे पता है तुम्हारा फियांसी कितना रिस्पेक्टेबल है या नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है इतनी चीज़ मैं तुम्हें किसी और गाँव नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर उसके बहुत करीब जाता है, पीछे से हक करता है। वो बोलते हैं यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हारी फियांसी भी है। वो बोलता है इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझे अपोज कर पाए या फिर मुझे गुस्सा दिला पाए या मेरे ऊपर उंगली उठा पाए और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ करके तुम मुझसे दूर जा पाओगी। वो उससे बोलता है तुम उसको कितना जानती हो, कब से जानती हो, उसके बारे में क्या पता है तुम्हें। तुम्हें लगता है वो तुम्हारा आइडियल हस्बैंड बनने के लायक है या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि बाहर उसका कोई पार्टनर हो या ऐसा हो सकता है कि वो देश को बेच रहा हो, एक नंबर का गद्दार हो। तो कुछ नहीं जानती यार उसके बारे में, ऐसा वो बोले जा रहा होता है या उससे बोलती है छोड़ मुझे, लेकिन छोड़ नहीं रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अचानक से वहाँ पर ले आती है और उसके बाद बोलते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो। या बोलती है अपने फियांसे से ही पूछो। वो बड़े गुस्से में अंदर की अब ले उसको तो पूछ नहीं सकते थे इसीलिए वो जाती है याओ के पास। पहले वो बोलती है कि मैं तुम्हें टाई से दूर करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो अनइंटरेस्टेड थी लेकिन वो बोलती है कि तुम और मैं साथ में रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जिससे तुम टाई से दूर रहोगे और टाई तुम्हें परेशान करना बंद करेगा। याओ को ये तो चाहिए था। वो बोलती है कि एक काम करो हम शाम को मिलते हैं, एक कार देती है और एक क्लब पे इनवाइट करती है। रात को याओ जाती भी है क्योंकि उसे टाई के बारे में जानना था और प्लस वो ट्राई तो कर रही थी कि एटलीस्ट टाई उससे परेशान करना बंद करे। इस बात की वजह से क्लब पे गई, क्लब पे जाने के बाद उसे ड्रिंक ऑफर किया जाता है। ड्रिंक करती है तो ऑब्वियसली बात है नशा वाला दवा मिला दिया गया था जिस बात की वजह से वो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी। यहाँ पर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। उससे पहले यहाँ पर टाई ज़बरदस्ती घुस लेता है। उसके बाद याओ को पकड़ के लेके निकल लेता है और हमें देखा जाता है घर पे जाने के बाद याओ आउट ऑफ कंट्रोल हुई जा रही होती है। वो बोलता है याओ ध्यान से प्लीज़ अपने आप को सँभालो, मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ। वो जो बोल रही होती है प्लीज़ मेरी हेल्प मी। लेकिन टाई एज ए जेंटलमैन उसे कुछ नहीं कहता, उसे वॉशरूम में लेके जाता है और यहाँ पर यार वॉशरूम में भी सिर्फ उसे भिगाने का ही काम करा था लेकिन याओ तो चिपके जा रही थी। टाई से बोलता है थोड़ा रिलैक्स करो, तुम्हें मैं मेडिसिन खिला चुका हूँ, थोड़ी शांत रहोगी कूल रहोगी तो नॉर्मल हो जाओगे। ये बोलते हुए उसे पानी से भिगा रहा था ताकि वो नॉर्मल हो सके। सुबह यहाँ उठती है, उसके बाद वो कल रात का कांड याद करके तो बहुत एम्बैरेस थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है वहाँ पर या बाहर की तरफ जाती है। वो देखती है टाई वहाँ पर पाइप से पेड़ों को पानी दे रहा था लेकिन शर्टलेस था। वो बोलती है तुम नंगे क्यों हो,
तभी वो बोलता है काला जब मेरे बाहे को काट रही थी, ये देखो यहाँ पर निशान भी है, तब तो ये नहीं बोली थी, तुम्हारा कुछ अलग ही रवैया था। वो बोलती है कल्ला तो वाली बात तुम्हें पता है मैं नशे की हालत में थी। वो बोलता है वो मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी खासी वाइल्ड हो। और तभी वो उससे बोलते सड़प, और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। मतलब वो पानी का पाइप उसे छीन कर उसे भिगाने लगती है और वो उसे भिगाने लगता है। दोनों का एक बड़ा प्यारा मोमेंट था। वो इंटरप्ट तब होता है जब वहाँ पर जियांग आता है। जियांग पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी हियाओ बोलती है वो पाइप बिगड़ गया था ना तो फिक्स कर रही थी। आई बोलता है ओ शिट, अच्छा खासा मूवमेंट स्पॉइल किया तुमने, और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जियांग था उसके कपड़े भी थोड़े भीग गए थे, वो एक दो छींटे तो पड़ गए थे उसके ऊपर, तो इसलिए वो निकाल लेता है। तब उसके साइड पे स्कार दिखती है। वो बोलती है स्कार कैसे है तुम्हारे हाथ पैर। वो बोलता है कुछ नहीं, वो एक्चुअली ट्रेनिंग के टाइम पर टाई ने मेरे साथ कुछ किया था जिस बात की वजह से वो याद करते हैं। टाई के साइड पर भी, हाथ के साइड पर भी चोट था सेम ही। और उसके बाद वो बोलते पर तुम दोनों तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो बोलता है इतना भी नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें तो जो तुम ना जानो तो ही अच्छा, इतना जान लो कि मैं ये नहीं चाहता कि कभी भी टाई तुम्हारे आसपास रहे, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखा जाता है अपना काम कर रहा होता है या वहाँ पर आती है। वो बोलते मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोलता है हाँ बोलो। तभी वो बोलते कि तुम क्या काम करते हो, तुम क्या करना चाहते हो, मुझे जानना है। वो बोलती है देखो मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही तुम खुश रहोगी, और मैं नहीं चाहता कि आफ्टर ऑल तुम मेरी मॉम के हस्बैंड की बेटी हो तो उस टाइम पे तुम्हारी पर्सनल लाइफ खराब हो, तो दैट्स फार बेटर, ऐसा वो बोलता है। या बोलती कि मुझे बस ये जानना है कि तुम्हारे मॉम के लिए एक ड्राइवर और बॉडीगार्ड हो या फिर टाक गैंग के गैंग लीडर। वो बोलता है जो भी हो, लेकिन तुम ना जानो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम सेफ रहो। लेकिन कोई तो शूट करने वाला था, टाई उससे बचाने के लिए आगे आता है और उस बंदे को शूट करता है। एक्चुअली उसी के पर्सन में से कोई एक था, और टाई के कंधे पे चोट भी लगती है। और उसके बाद में पता चला इसको मारने के लिए, टाई को अटैक करने के लिए उसको भेजा गया था। और वो बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बॉस, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बीबी और बच्ची खतरे में है। तब टाई बोलता है तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था, तुम मेरी मदद ले सकते थे। खैर छोड़ो, जो हुआ उसको तो बदल नहीं सकता, इसको पुलिस के पास भेजो और इसके बीबी और बच्ची का ध्यान रखने का जिम्मेवारी हमारा है जब तक ये जेल से बाहर नहीं आता। ऐसा बोलता है। या सोच भी पड़ जाती है ये कौन सा वाला है, मतलब वो अलग अलग फॉर्म देख रही थी टाई का। उसके बाद उसके हाथ में लगा हुआ चोट ठीक करने लगती है। वो बोलती है कि क्या तुम मुझे सच में नहीं बता सकते क्या सच है क्या झूठ है, कौन हो तुम। तभी वो मन में सोचता है कि मैं एक दिन तुम्हें तुम्हारे आँखों के सामने जियांग का सच लेके आऊँगा और तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसा है। उसके बाद दिखाया जाता है टाई बोलता है उसका ध्यान भटकाने के लिए कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो बताओ कैसे पे बैक करोगी। वो बोलती है क्या चाहिए तुम्हें, एक काम करते पानी लेके आते मेडिसिन के लिए। वो उससे रोकता है और उस टाइम पे वो उस टाई को बड़े प्यार से देख रही होती है, उससे सुबह की तरफ बस करता है एंड ही स्टार्ट कसिंग हर। और उसके बाद एक टाइम के बाद वो रुकता है और वो बोलता है याओ हो सके तो मुझसे दूर जाओ, क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हें कच्चा कच्चा पा जाऊंगा। याओ वहाँ से भाग, याओ कमरे में होती है, ओ टाई के साथ के मोमेंट्स याद करके प्लस किए जा रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो देखती है टाई तो उसके सामने था और डर के उठती है। वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है 24/7 तुम्हें प्रोटेक्ट करो, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते पर उसकी जरूरत है नहीं। वो बोलता है मैं अंकल और मॉम को क्या जवाब दूंगा, मेरा कुछ फर्ज तो बनता है। उसके बाद वो बोलता है चलो मुझे भी यहीं सोना है। वो बोलते नहीं तुम यहाँ नहीं सो सकते। उसका बेडशीट टांगने की कोशिश करता है, वो देती ही नहीं है। उसके बाद वो बोलता है मैं यहाँ पर नहीं, मैं बालकनी में सोऊंगा, लेकिन मुझे ओढ़ने के लिए कपड़े तो चाहिए ना। ऐसा बोल के वो उससे वहाँ पर ब्लैंकेट छीन के बालकनी में लेके जाता है। और उस टाइम पे याओ तो मुझे देख रही थी। वो बोलता है देखो तुम्हें मुझे बस ताड़ के बैठना है तो दैट्स ओके, ताड़ सकती हो, हैंडसम ही हूँ मैं, लेकिन अगर सोना है तो सो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं जेंटलमैन हूँ, इतना बुरा भी नहीं। बोल के उसे सोच के लिए बोलता है। याओ हंसने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे जहाँ पर जियांग आता है और याओ के पेरेंट्स के सामने उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। याओ क्या बोलती हो, कुछ बोलती हो, उससे पहले वहाँ पर आता है टाई। टाई बोलता है इंस्पेक्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी सिस्टर को लेने के लिए आए हो तो एक्चुअली आज गलत डे है, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है एक्चुअली इसको कहीं लेके जाना है मुझे, मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, मेरा तो फर्ज बनता है ना इसकी सारी बातें मानो, बोलता है। और उस टाइम पे क्या बोलती है जियांग मुझे बात करती तुमसे, बाहर जाते दोनों। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद पता चलता है कि इन दोनों का जो रिश्ता है वो फेक था, मतलब याओ नहीं 5 साल पहले जो भी हुआ उस चीज़ को भुलाने के लिए, उस चीज़ से टैकल करने के लिए जियांग से मदद ली थी और उसने ये प्रिटेंड किया था कि उसका बॉयफ्रेंड है। और अभी को जलाने के लिए, टाई को अपने आप से दूर रखने के लिए उन दोनों ने कपल होने का ड्रामा किया था। हालांकि जो जियांग है वो उससे सच में लाइक करता था, लेकिन
याओ के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो बोलते हैं कि हमने बस बात की थी, दैट्स इट। एक ये तो एक टूर था ना, और मेरे पेरेंट्स के सामने ये सब कुछ ये सुनेगा तो बोलता है कि पर मैं तुम्हें सच्ची में उससे दूर रखना चाहता हूँ, ट्रस्ट मी वो बहुत बुरा है। तभी याओ बोलते पर मेरी बात, तभी वहाँ पर आता है टाई, और टाई बोलता है इंस्पेक्टर एक काम करो तुम ना, फिर कभी आना, आज मेरी सिस्टर के साथ कहीं जाने का प्लान है, और अगर नहीं गया ना तो लोग मुझे बुरा भला बोलने लगेंगे, मेरा इंप्रेशन खराब होगा। अब उस सोलो की बात, वादे को पक्का होने का बात तो तुम ज़्यादा जानते हो ना, मतलब मर्द कभी अपनी बात से मुकरता नहीं, तो सॉरी ब्रो बोलकर याओ को पकड़ के वहाँ से लेके चला जाता है, मतलब याओ का हाथ पकड़ के उसे बोलता है चले यहाँ से, और उसे लेके चला जाता है। जियांग को बड़ा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि जियांग बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील कर रहा था इस बात की वजह से। वो डार्क आई गैंग के पास सब गया, और वहाँ के जो मेन ओनर थे, ओनर मतलब जो गैंग को सालों से चलाते रहते थे, उनको ये उनके दिमाग में ये बैठा था कि कोई तो है आपकी गैंग में से, मे भी आपका गैंग लीडर ही हो सकता है, जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों तक भिजवा रहा है। और क्योंकि वो खुद ही पुलिस था, तो ये बंदा जिसका नाम मोरी होता है, वो उसकी बातों पे थोड़ा डाउट करने लगता है। उसके बाद वो एक चीज़ को टेस्ट करने के लिए जब वहाँ पर टाई आता है, तो उसे बोलता है एक बंदा है जिसने हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक की हुई है, तो आप इसका जो करना है करो, तुम गैंग लीडर हो, ऐसा वो बोलता है। और इसके बाद टाई समझ जाता है कि अंकल जी यानी कि उसके मास्टर उससे टेस्ट कर रहे हैं, इसी बात की वजह से वो उस बंदे को कुछ सोचे समझे बगैर ही एक तो लगा देता है। उसके बाद वो बोलता है नहीं, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मन ही मन में सोचता है ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कोई और है। उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ जियांग ने उसको टाई को रास्ते से हटाने के लिए भेजा हुआ गया हुआ एक प्लान। उसके बाद दिखाया जाता है हमें याओ के पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन हेमोरेज भी हो गया था साथ में, इस बात की वजह से वो कोमा में चले जाते। याओ परेशान थे क्योंकि कंपनी में अभी बहुत सब बड़े बड़े डील्स होने वाले थे। इन्वेस्टर लोग नहीं थे तैयार, क्योंकि एक मामूली सी लड़की जो अभी पढ़ाई खत्म करके आई है, उसके ऊपर कंपनी छोड़ने के लिए याओ कन्विंस करने की तो ट्राई जरूर करती है कि हाँ मैं कर लूँगी, आप लोग टेंशन मत लो अंकल, लेकिन कोई नहीं सुनता और याओ परेशान थी। तभी हमें दिखा जाता है याओ क्रश हो ही रही होती है, तभी वो उन्हीं इन्वेस्टर को टाई के पास देखती है। टाई उनकी अच्छी खासी क्लास ले रहा था और बोल रहा था कि अगर तुम लोगों ने उस लड़की की बात ना सुनी या फिर उसको सपोर्ट ना किया ना, तो मैं इस नक्शे से तुम दोनों को गायब कर दूंगा। उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि हमें पता नहीं था कि वो लड़की आपके प्रोटेक्शन में बना, हम उसकी सपोर्ट जरूर करते, क्योंकि उसके साथ आप मतलब हमें कोई टेंशन नहीं बोल के उसको संभाल रहे होते हैं, वरना तो यहाँ पर टाई उसकी जान नहीं लेता। और ये सब कुछ याओ तो सुन रही होती है, वो होती है मेरी मदद कर रहा है, उसे अच्छा लगता है। टाई सीक्रेटली योना को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उसकी मम ये चीज देख रही थी, वो उसे बोलती है तुम दोनों रिश्ते में भाई बहन हो और तुम्हारे मन में कोई भी ऐसे ख्याल आनी नहीं चाहिए। वो बोलता नहीं मम्मी से बात नहीं है। तभी वो बोलते हैं मैंने तुम्हें पैदा किया है बेटा, आई होप तुम वो बटम लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करोगे और सिबलिंग के रिलेशन को खराब ना करोगे, प्लीज इतना मेरे लिए करना। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो उस टाइम पे तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, जैसा तुम्हारे पापा ने किया था वही तुम ना करो, ऐसा हो बोल देते हैं। उसके बाद तो टाई थोड़ा-सा सैड होता है, लेकिन वो बोलता है डोंट वरी मैम, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। क्योंकि उसकी मॉम चाहती थी उसका बेटा एक बहुत बड़ा पुलिस अफ़सर बने, वो तो बन नहीं पाया था, लेकिन इस बात के लिए वो अपनी मॉम को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता था। उसके बाद हमें देखा जाता है अगले सीन जियांग, और जियांग कुछ ऐसे सबूत लेके आता है। डाकाई गैंग जो है वही उसके पापा के एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। बाद में पता चला डाकाई गैंग उसके पापा से, स्पेशली मिस्टर बोरी, उसके पापा के कंपनी के अंडर रहा बहुत बड़ा लैंड जो करोड़ों का था, वो खरीदना चाहते थे, लेकिन उसके पापा ने हमेशा उस चीज़ को मना किया था। इसी बात की वजह से उन लोगों ने एक्सटेंड करवाया था, और ये चीज़ उसके दिमाग में बैठा देता है जियांग। और उसके बाद याओ और जियांग चले जाते हैं उस जगह पे जहाँ पर उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, और वहाँ पर लिटरली डाकाई गैंग का कुछ तो ऐसे एविडेंस, कुछ तो निशानी वहाँ पर रह गया था। याओ आती है घर पर और वो सीधा वो टाई को पूछती है कि क्या तुम्हारा गैंग इन्वॉल्व है मेरे डैड के एक्सीडेंट में। वो बोलता है तुम क्या सुनना चाहती हो। वो बोलती है बस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हो। वो बोलता है फ़र्क नहीं पड़ता, अब खुद ही पता लगाओ। वो ये नहीं बोलता कि मैंने नहीं किया या फिर किया है, और ना ही ऐसे पता है ना ही रिजेक्ट करता है। और उसके मन में ऐसा था ना, उसकी मॉम ने उसे प्रॉमिस किया था, इसी बात की वजह से अब वो यही सब कुछ करके याओ से अपने आप को दूर करने का प्लान करता है। लेकिन ये ज़रूर था कि वो ये बोल देता है कि तुम खुद ही पता लगा, मन ही मन में ये उम्मीद रख रहा था कि यो याओ है वो उस पर